ये नई कहानी जो अपोकलिप्स के दौरान सर्वाइवल के बारे में है, हमेशा की तरह बिट्रेयल से शुरू होती है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर जैंग जियोयोंग है और अब वो एक लटके हुए हालत में है। लिटरली वो एक केज के ऊपर लटक रहा है जिसमें खून के प्यासे ज़ोंबीज भरे हुए हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हंस रही है और उसका मजाक उड़ा रही है, याद दिलाते हुए कि उसके सब दोस्तों की मौत हो चुकी है। उसका कहना है कि अब वो चिंता ना करे, उसकी बेकार की जिंदगी भी जल्द खत्म हो जाएगी और वो अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेगा। जियोयोंग पुरानी बातों को सोच रहा है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है कि उसने सब कुछ होने दिया। ये सब उसकी गलती थी कि उसने इस इविल वुमन पर भरोसा किया जो एक बेकार की मौत के लायक थी। लेकिन उसके लिए हीरो की सारी धमकियां बिल्कुल भी स्केरी नहीं थी। उसने एक स्ट्रॉन्गर और रिचर बॉयफ्रेंड ढूंढा और अब उससे कहा कि जैंग जियोयोंग को टॉर्चर करे ताकि वो लड़की उसका दर्द देख सके और अपना गुस्सा निकाल सके। फैटमैन मदद करने को बिल्कुल भी मना नहीं कर पा रहा था और जैंग जियोयोंग को धीरे धीरे टॉर्चर करने की ऑफर दी ताकि लड़की को सीन एंजॉय करने का मौका मिले। फैटमैन ने मॉकिंगली जियोयोंग को उसके सप्लाईज के लिए शुक्रिया कहा कि उसकी जेनरोसिटी की वजह से वो कुछ महीने अच्छी लाइफ जी सकेंगे और फिर जियोयोंग ज़ॉम्बी केज में गिर गया। इन पागल क्रिएचर्स के लिए फ्रेश फ्लैश सबसे जरूरी चीज थी। बंधा हुआ जियोयोंग बस दर्द में चीख रहा था और सोच रहा था कि अगर उसे जिंदगी का एक और मौका मिले तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कुई जिंग को और उस फैटी ली शुआंग से बदला लेगा। लेकिन अचानक ऐसा लगा कि जियोयोंग ने जाकर सुना कुई जिंग का घिनौना और नफरत भरा वॉइस जो एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। उसने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी डीड्स पर उसका नाम क्यों नहीं डाला? क्या वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? वहीं जियोयोंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो अपोकलिप्स से पहले के टाइम में वापस आया है। उसके पास लाइफ में कुई जिंग ने उसे धोखा दिया। उसने न सिर्फ उसके इनहेरिटेंस छीन ली थी जो उसके पेरेंट्स ने छोड़ी थी, बल्कि वो बेघर भी हो गया था। फिर अपोकलिप्स शुरू हुई और ग्लोबल कैटास्ट्रोफी ने लोगों को ज़ोंबी में बदल दिया, पूरे दुनिया में केओस डाल दिया। लेकिन इस केओस के बीच जियोयोंग कंफ्यूज नहीं था और दोस्तों की मदद से सरवाइव किया और थोड़ी वॉन्डरिंग के बाद एक सेफ जोन बनाया। वहाँ ज़ोंबीज से डरने की जरूरत नहीं थी और अच्छे सप्लाईज के साथ वो महीने भर तक वहाँ जी सकते थे। तब जिंग फिर से आई और डिस्परेट पर्सन बनकर शेल्टर की तलाश में दिखाई। उसने जियोयोंग का सिंपैथी फिर से जीत लिया। हाँ, ये बहुत स्टूपिड था और जियोयोंग ने खुद भी रियलाइज किया। अब अगली रात उसने सेफ जोन के गेट्स को एनिमीज के लिए खोल दिया जो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का सपना देख रहे थे। अब ये सेम बिट्रेइंग वुमेन नहीं रुकी और 4 लाख वी ब्राइड प्राइस के अलावा हाउस भी मांग कर रही थी अगर वो उससे शादी करना चाहता है। उसने हमेशा की तरह बिहेव किया, कॉन्फिडेंट थी कि जियोयोंग उसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड है और उसके रॉटन कैरेक्टर को नहीं देख पा रहा। लेकिन इस बार अलग होगा। वो इस इवल चीज को अपनी मर्जी से घूमने नहीं देगा, लेकिन उसे केयरफुली रहना पड़ेगा। ज्यादा इंपल्सिव होने पर उसे नुकसान हो सकता है। क्विंग ने उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया था जो उसने मांगा था, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। जियोयोंग ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि उसने समझ लिया। क्विंग ऐसे एटीट्यूड से अकस्टम्ड नहीं थी और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या उसका स्लेव जियोयोंग इतना असर्टिव कब से हो गया? क्या उसने अब सर्वेंट बनने का आइडिया बदल दिया? अब जब वो एनोइंग ट्रेटर से छुटकारा पा चुका था तो वो आसपास देख सकता था। अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा था और जियोयोंग को तुरंत प्रिपेयर करना होगा, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। अचानक से उसने एक नोटिफिकेशन रिसीव किया, जैसे किसी गेम में होता है। उसे एक सिस्टम मिशन मिला और अपोकलिप्स सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद मिशन का नाम बहुत ही कॉमन था, अपोकलिप्स प्रिपरेशन। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे एक पीस ऑफ लैंड खरीदना है और 1 साल के लिए सप्लाईज प्रिपेयर करने की जरूरत थी। जियोयोंग को 10 पॉइंट्स मिलेंगे जो वो सिस्टम स्टोर में रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। हमारा हीरो इस बोनस से बहुत खुश था। सिस्टम मिशंस और उनके कंप्लीशन के रिवॉर्ड्स के बारे में जानकर खुशी के लिए और क्या चाहिए। लेकिन सिस्टम स्टोर में क्या क्या खरीदा जा सकता है ये जियोयोंग को नहीं पता था। मोस्टली लूट बॉक्सेस और कुछ पोशंस जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने वाले अवेलेबल थे। लेकिन इन सब से जियोयोंग को अपनी भूख की याद आई जो एक प्रॉपर मील की डिमांड कर रही थी। जियोयोंग ने अपने प्रीवियस लाइफ में याद किया जब वो हर पेनी बचाकर कुई जिंग के ब्राइड प्राइस को इकट्ठा कर रहा था जो उसे काफी भुखमरी में रख रहा था। अब वो अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करने वाला था और फैंसी डिनर ऑर्डर करने का डिसाइड करता है। 1 महीने के अंदर ज़ोंबीज हर जगह होंगे और जब तक अच्छा खाना अवेलेबल है उसे इसका फायदा उठाना चाहिए। कुछ घंटों के बाद डिलीवरी आ गई।
जियाओयोंग ने पहले कभी ऐसे लेजेंडरी मिशेलिन 3 स्टार टेक अवे को अफोर्ड नहीं किया था। उसने डिसाइड किया कि वो 300 युआन का ब्रेस्ड पोर्क टेस्ट करने से शुरू करेगा। अपोकलिप्स के दौरान जो भी खाना मिला उसे ये डिवाइन और अनबिलीवेबल लग रहा था। हमारा हीरो यही नहीं रुक गया और फूड डिवॉवर मोड में चला गया। उसका एपेटाइट काफी अच्छा था और जल्दी ही वो खाना खत्म करने वाला था। जस्ट तभी फोन रिंग हुआ। शुया कुई जिंग की फ्रेंड कॉल कर रही थी। जियाओयोंग ने फोन उठाया और फौरन रिग्रेट किया। फोन से एक चीख आई। शुया डिमांड कर रही थी कि वो बताए कि उसने कुई जिंग के साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया। कुई जिंग बस उसे अपनी लव प्रूव करवाना चाहती थी। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता तो वो कैसे कह सकता है कि वो उससे प्यार करता है। एक्चुअली कुई जिंग बस उसे थोड़ा टेस्ट कर रही थी और वो बस टेस्ट फेल कर गया। लेकिन अगर वो हाउस डीड्स और 1 मिलियन युआन कैश अपॉलॉजी के तौर पर ले आए तो शुया कोशिश करेगी कि कुई जिंग को कन्विंस कर सके कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। अगर नहीं तो ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर सकता है। इतनी लंबी स्पीच के बाद हमारे हीरो की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सोचा कि ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। उसे टेस्ट करने की एटीट्यूड के साथ उसे बस चले जाना चाहिए। शुया अभी ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जियाओयोंग ने कॉल एंड कर दिया। वो अब इन मनी हंग्री गर्ल्स से परेशान हो चुका था। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी एक सूटेबल पीस ऑफ लैंड ढूंढना और खरीदना जहां वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बिल्ड कर सके जो डिफेंड करना आसान हो और वाटर और फॉरेस्ट के क्लोज हो। अगली सुबह वो रियल एस्टेट एजेंसी में गया। उसे तुरंत एक कंसल्टेंट ने ग्रीट किया और पूछा अगर वो कुछ हाउस रेंट या बाई करने आया है। जियाओयोंग ने अश्योर किया कि ना तो रेंट करने आया है ना ही बाई करने, वो कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज के लिए आया है। अचानक एक रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर उसके पास आया और जियाओयोंग से कहा कि बॉक्सेस उठवाने में मदद करे क्योंकि उनके पास टॉयलेट पेपर का बड़ा शिपमेंट आया था। कंसल्टेंट ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास एक कस्टमर है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैनेजर जियो ने जियाओयोंग को कस्टमर नहीं समझा और अपने सबऑर्डिनेट को डाटा कि सब कुछ भूल गया। उसका मानना था कि रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए फ्लेयर होना जरूरी है। उसने कंसल्टेंट को बैकयार्ड में भेज दिया और हमारे हीरो को बोला कि एक ब्रोक लूजर जो सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं वो शायद टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें कस्टमर भी नहीं कहा जा सकता। ये एरोगेंट एटीट्यूड हमारे हीरो को इरिटेट कर गया और वो इस मैनेजर को एक लेसन सिखाने वाला था। सबसे पहले जियाओयोंग ने मैनेजर से कहा कि वो जो कुछ भी बोल रहा है उसे फिर से कहे और ये एक्सप्लेन करे कि वो दूसरों को नीचा दिखाने का हक कैसे रखता है। मैनेजर जियो पीछे हटने वाले नहीं थे। अपने पावर पर कॉन्फिडेंट उन्होंने प्राउडली डिक्लेयर किया कि वो ऐसे लोगों को नीचा दिखाते हैं जो हमारे हीरो की तरह हैं। अगर वो खुद को एक टॉयलेट भी अफोर्ड कर सके तो वो लाइव स्ट्रीम पर शीट खाने को तैयार है। जियाओयोंग के नजर से ही समझ आ गया कि मैनेजर जल्दी ही अपने शब्दों के लिए रिग्रेट करने वाला है। मैनेजर ने जो कहा उसी को ध्यान में रखते हुए जियाओयोंग ने उससे कहा कि उन्हें फ्रेश स्टीमिंग शीट ढूंढना चाहिए। हमारे हीरो को आज यहाँ आने का पर्पस रेंट या सेल करना नहीं था बल्कि लैंड खरीदना था। सब कस्टमर शॉक में थे। पहली बार उन्होंने देखा कि कोई इतना रिच है कि लैंड बाय कर सके। मिस चैंग ने उन्हें इनवाइट किया कि वो बैठ जाएं और डिटेल इंट्रोडक्शन ले। मैनेजर जियो ये सब देखकर ग्रेटेड टिथ के साथ कॉन्फिडेंट था कि कोई भी बातें कर सकता है, लेकिन पेमेंट के वक्त उसका मानना था कि जियाओयोंग पेमेंट नहीं कर पाएगा। जियाओयोंग को अवेलेबल सभी लैंड पीसेस की डिटेल देखने को मिली और वो एग्जैक्टली जानता था कि उसे क्या चाहिए। जियाओयोंग अपने रिक्वायरमेंट्स बताने वाला था और देखने वाला था कि क्या उसके पास कुछ सुइटेबल है। जियाओयोंग चाहते थे कि लैंड माउंटेन्स और वाटर के पास हो, खास तौर पर रनिंग वाटर के साथ। आइडियल तो ये होगा कि लैंड पर फैक्ट्रीज या लार्ज बिल्डिंग्स हो। शियांग को सूटेबल चीज ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तब मैनेजर जो पीछे से आया, उसकी हॉबी ही थी पीछे से आने की। उसने सोचा कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा लैंड है जो सारे रिक्वायरमेंट्स फिट करता है। जियाओयोंग को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो प्लेस टी सिटी में था जहाँ पर कई अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे। मैनेजर जियो को ये नहीं लगा था कि ये लैंड कस्टमर को बेची जा सकती थी। उसका कहना था कि लूजर इतनी हाई डिमांड्स के साथ यहाँ लैंड खरीदने नहीं बल्कि ट्रबल करने आया है। जियाओयोंग को ये मैटर नहीं करता कि लैंड कहाँ लोकेटेड है, जब तक वो उसके रिक्वायरमेंट्स मीट करता है। इनकम्प्लीट फैक्ट्रीज भी प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा एडवांटेज थी। डिटेल्स देखकर हमारे हीरो ने डिसाइड किया कि ये एग्जैक्टली वही लैंड है जो उसे चाहिए। बार्ब्ड वायर के साथ ये प्लेस डिफेंड करना आसान होगा और अनफिनिश्ड फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन पे काफी पैसे और टाइम बचेगी। इसीलिए उसने लैंड खरीदने के लिए एग्री कर
कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और पेमेंट करने के लिए तैयार था। शैंग शॉक थी, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई सेन इंसान इस लैंड को बाय करने वाला है जिसमें अनफिनिश फैक्ट्रीज है। लेकिन जियाओ होंग ने फर्म रहकर उसे जल्दी करने को कहा क्योंकि वो किसी के यहाँ फ्रेश पूप खाने का इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही मैनेजर जियो ने चेक पकड़ा और बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये रैगमफिन 3 लाख युआन पे कर सकता है। इतनी अबैंडन्ड फैक्ट्रीज वाली लैंड के लिए जियाओ योंग ने उसे रिमाइंड कराया कि पेमेंट हो चुकी है और अब उसका टर्न है परफॉर्म करने का। जब जू प्रोसेस एंजॉय कर रहा था, जियाओ योंग उसको सुपर चैट में डोनेशन भेजने वाले थे ताकि वो इतना ऑफेंड ना हो। दूसरे कस्टमर्स ने फैट मैनेजर को हरी अप करने को एनकरेज किया क्योंकि स्ट्रीम शुरू हो चुका था। एक कस्टमर को स्टोमक एक था लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि कम से कम ये फ्रेश होगा। इस तरह जियाओ योंग ने सिस्टम के टास्क का पहला स्टेप कंप्लीट किया और अब दूसरे स्टेप पर आने का वक्त था। जियाओ योंग ने सारी पैसे लैंड खरीदने में खर्च कर दिए थे और अब उसे समझना था कि सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए पैसे कहां से लाए। जब वो रियल एस्टेट एजेंसी से निकल रहा था तब एक पुराने एक्वेंटेंस ली शोंग ने उसे पहचान लिया और तुरंत क्यूरियस हो गया कि हमारा हीरो यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी तब चली गई जब उसने देखा कि स्टाफ्स और कस्टमर्स मैनेजर जियो को अपनी प्रॉमिस रखने पर मजबूर कर रहे थे, जबकि वो डेस्परेट होकर मदद मांग रहा और शिट खाने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान क्विजिंग अपने नेल्स पेंट कर रही थी और लाइफ एंजॉय कर रही थी। उसे लियोंग का कॉल आया और पूछा क्या उसने सुना कि जियाओ योंग ने रियल एस्टेट कंपनी में लैंड खरीदा है। ऑफ कोर्स उसने नहीं सुना था और ये जानकर वो शॉक में थी कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। ली चोंग ने क्लैरिफाई किया कि जियाओ होंग ने 3 लाख युआन पे किए हैं जो शायद ब्राइड प्राइस के पैसे हैं जो उसने बचाए थे। अब वो गुस्से में थी कि उसने उसके पैसे का इस्तेमाल किया। ली चोंग ने उसे काम डाउन होने और जियाओ योंग से पूछने का एडवाइस दिया लेकिन वो गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उसका कहना था कि वो बास्टर्ड उसके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और आज उसे एक्सपोज करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो के अपने वरीज थे। सप्लाई खरीदना और बेस बनाना बहुत पैसा मांगता है। सभी पीसफुल थॉट्स को एक फ्रैंटिक नॉक ऑन द डोर ने तोड़ दिया। क्विजिंग अपनी बहन के साथ आ गई थी और अब भी गुस्से में थी कि जियाओ योंग ने उसके पैसे का इस्तेमाल किया। जियाओ योंग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही थी। क्विजिंग इसीलिए कंटिन्यू कर रही थी कि वो उसके ब्राइड प्राइस के पैसे से लैंड खरीद रहा है और ये पैसे उसके हैं, इसीलिए ये लैंड भी उसका है। जियाओ योंग ने इस क्रेजी औरत की बातों का जवाब देने का डिसाइड किया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो उस पर एक भी सेंट खर्च नहीं करने वाला और उसे पता है कि उसके अफेयर्स ली चोंग के साथ है। क्विजिंग समझ नहीं पाई कि ये सब कैसे हुआ और जियाओ योंग को ये सब कैसे पता चला। क्विजिंग की बहन ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और सबको काम डाउन करने और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने का सजेशन दिया, लेकिन जियाओ योंग ने इन दोनों पर अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करने का प्लान नहीं बनाया। उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्विजिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस ली शोंग की एक पथेटिक डोरमैट थी। उसने तुरंत डोर स्लैम किया और कहा कि वो चले जाए। उसे देखना भी उसे इरिटेट कर रहा था। क्विजिंग अब भी समझ नहीं पाई कि जियाओ योंग को ये सब कैसे पता चला। उसकी बहन को भी इस बारे में नहीं पता था और उसने समझा कि उसकी बहन ने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। क्विजिंग ने अश्योर किया कि ये सीरियस नहीं है, बस कुछ रूम रेंट किए थे। इस आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में उनके पास बस अब एक ऑप्शन था, घर वापस जाके नया प्लान बनाना। और इस बार क्विजिंग की बहन खुद जियाओ होंग को चार्म करने की सोच रही थी क्योंकि वो भी अच्छी बहन है। अगले दिन जियाओ योंग अपनी लैंड पर कंस्ट्रक्शन क्रू के साथ आया। उसने डिसाइड किया एक फैक्ट्री रिबिल्ड करना है और उसे ये समझना था कि इसमें कितना वक्त लगेगा। फोरमैन ली ने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद समराइज किया कि वॉल्स को रीइंफोर्स करना, प्रोटेक्टिव टावर्स बनाना, बार्ब्ड वायर इंस्टॉल करना, स्टील आर्म्ड डोर्स थिकनिंग करना और बुलेट प्रूफ ग्लास ऐड करना सब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन उसे एक एडिशनल क्वेश्चन था, किस पावर ने हमारे हीरो को इतनी फोर्ट्रेस बिल्ड करने के लिए जरूरत पैदा की। जियाओ योंग ने उसे एडवाइस किया कि ज्यादा नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं होती। हमारे हीरो को बस ये जानना था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट आएगा 1 महीने में। फोरमैन ने अश्योर किया कि 1 महीने में नहीं हो सकता। इस केस में जियाओ योंग ने कहा कि उसके पास बहुत लोग हैं जो ये काम करने के लिए तैयार हैं। फोरमैन ने जवाब दिया कि वर्कर की लाइफ और वेलबींग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखकर जियाओ योंग सरप्राइज्ड हुआ। उसने सोचा पहली बार फोरमैन को कॉन्साइंस वाला समझ था, लेकिन गलत निकला। ये बस मतलब था कि बहुत पैसे चाहिए होंगे। जियाओ योंग ने बिना डीले के प्राइस पूछा। फोरमैन ली ने कैलकुलेट किया कि अगर प्रोजेक्ट
1 महीने में कंप्लीट करना है तो वर्कर्स को 24/7 काम कराना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट 6 डिजिट्स होंगी, 20 मिलियन युआन। और उन्हें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले 5 मिलियन युआन का डिपॉजिट चाहिए ताकि वो तुरंत काम शुरू कर सके, लेकिन ये ऑप्शन हमारे हीरो के लिए सूटेबल नहीं था। उसने बोला कि वो पैसे 1 वीक के अंदर ट्रांसफर कर देगा और कंस्ट्रक्शन कंपनी को वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पैसे नहीं दे सकता तो लैंड उनका हो जाएगा। अचानक शुया कंस्ट्रक्शन साइट पर आई और डेफिनेट टोन में उसका आर्म हक करके पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिया योंग इस रोटन वुमेन से सिक हो चुका था। पहली जिंदगी में उसने और कुई जिंग ने मिलकर उसे अपने पेरेंट्स के लेगेसी से बाहर निकाल दिया था और इस बार वो उसे डबल पे करवाने के लिए तैयार था। उसके अटेम्प्ट्स बेकार थे। जितना भी वो नाइस गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी वो उसकी रोटन नेचर देख सकता था। शुया ने पूछा क्या ये वही लैंड है जो उसने खरीदा था? कितना ब्यूटीफुल व्यू है और शायद जिया योंग यहाँ विला बनाना चाहता है, लेकिन जो भी वो यहाँ बिल्ड करेगा उसकी बिजनेस नहीं है। इस एटीट्यूड को देखते हुए शुया समझ नहीं पाई कि ये लूजर इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है। यूजुअली उसका आर्म टच होने पर उसे ब्लश करवा देता था और हार्ट पाउंडिंग करवा देता था, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं किया। जिया योंग ने इनडिफरेंटली उसे दूर किया और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देने लगा कि क्या गलत कर रहे हैं और गेट को वाइडन करने की जरूरत है। शुया ने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी क्योंकि कुई जिंग ने सब कुछ खराब कर दिया था अपनी चीटिंग के साथ। अब वो अपना प्लान बनाने लगी कि लैंड को अपना बनाएगी जो जिया योंग ने खरीदा था। जिया योंग ने अपने घर मॉर्टेज करने के बाद बैंक से सिर्फ 3 मिलियन युआन का लोन लिया था। ये पैसे कंस्ट्रक्शन के पहले के फेज की कॉस्ट भी कवर नहीं करते थे, लेकिन अपोकलिप्टिक सिनेरियो को सोचकर जिया योंग ने डिसाइड किया कि अगर वो घर बेच देगा तो ये सब टाइम पर हैंडल हो जाएगा। तभी एक नॉक ऑन दी डोर सुना गया। ओल्ड मैन नेबर ग्रैंडपा ली जो कि नीचे रहता था। ये रिच ओल्ड बास्टर्ड था जो पहले से ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स का ओनर था और थर्ड फ्लोर भी खरीदना चाहता था। जिया योंग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए ग्रैंडपा ली ने हर तरह की डर्टी ट्रिक्स चलाई थी, जैसे डोर्स को पेंट कराना, ट्रैश फैलाना, कॉफिन लाना और लॉक्स जैम करना। अब वो आया था कंप्लेन करने की जिया योंग ने रात को पार्टी की थी, जो बिल्कुल झूठ था। जिया योंग रात को जल्दी सोया था और ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आर्ग्यूमेंट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ओल्ड मैन का टारगेट उसका घर ही था। जिया योंग ने प्रिटेंड किया कि वो फेड अप हो गया है और घर बेचने के लिए रेडी है। ग्रैंडपा ली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जिया योंग की एक कंडीशन थी, वो 6 महीने तक घर में रहना चाहता है जब तक वो नए घर की तलाश में है। इस वक्त ओल्ड मैन को 5 मिलियन युआन तुरंत ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि जिया योंग नए घर की डिपॉजिट के लिए पैसे अरेंज कर सके। अगर ओल्ड मैन इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो डील खत्म। लालची बुढ़ा इस डील को छोड़ने का मन नहीं रख रहा था और उसने तुरंत डील एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये भी डिमांड किया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए ताकि जिया योंग अपना मन ना बदल सके। ये बात जिया योंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जानता था कि ये ओल्ड बास्टर्ड अपोकलिप्स के बाद घर में ही मर जाएगा। जब ओल्ड मैन ली ने 5 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए और अब बैंक लोन के साथ मिलाकर जिया योंग के पास 8 मिलियन युआन हो गए। अब उसे सेकंड टास्क कंप्लीट करना था और रिवॉर्ड लेना था। सबसे बड़ा सुपरमार्केट इस टास्क के लिए परफेक्ट था। जिया योंग ने अपने सप्लाई स्टॉक करना शुरू किया। लोग उसे मेंटली अनस्टेबल समझ रहे थे और उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। जब जिया योंग ने चेकआउट लाइन पर ग्रोसरी कार्ट के साथ सामान लगाया, लोग समझ नहीं पाए कि वो इतना सारा सामान क्यों खरीद रहा है। उन्होंने उसका मजाक बनाया, लेकिन उनकी बातें जिया योंग को नहीं चिंता थी। सबसे जरूरी चीज ये थी कि उसने सिस्टम का टास्क कंप्लीट किया और 10 पॉइंट्स मिले। सिस्टम स्टोर में अवेलेबल ऑप्शंस में से प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स को 10 पॉइंट की कॉस्ट पर खरीदा। परचेस सक्सेसफुल रही और उसने एक मिस्टीरियस बॉक्स पाई। बॉक्स खोलने पर उसे एक लेवल 1 स्पेस रिंग मिली जो 500 क्यूबिक मीटर का अपना सब स्पेस यूज करने की सुविधा देती थी। इस स्पेस में टाइम भी थोड़ा स्लो हो गया था, जिससे आइटम स्पॉइल नहीं होते। ये एक इनक्रेडिबली सक्सेसफुल गेम था। फ्रेश फूड्स भी स्टोर करना पॉसिबल था और वो कभी स्पॉइल नहीं होता। साथ ही जिया योंग को ये नया मिशन भी मिला, 10 इयर्स ऑफ सस्टेनेंस। इस मिशन के कंप्लीशन पर 20 पॉइंट्स मिलने की उम्मीद थी। अचानक जिया योंग को सुपरमार्केट सिक्योरिटी चीफ यांग ताओ का कॉल आया। उसने सुना था कि एक क्रेजी गाय ट्रबल क्रिएट कर रहा है और ये पता चला कि वो जिया योंग ही है। यांग ताओ का नाम जिया योंग को याद आया। वो उसके हाई स्कूल का टीचर था और एक लोकल बुली का लैकी था जो वीक स्टूडेंट्स को बुली करता था और स्ट्रॉन्ग से डरता था। उसने हाई स्कूल स्टूडेंट से अपने बॉस के लिए पैसा उठाया था और जिया योंग के साथ फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। यांग ताओ ने डिमांड किया कि जिया योंग अपना सामान वापस रख दे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा।
जियाओ योंग ने रिप्लाई किया कि यांग ताओ अब भी वही पुराने हैबिट से चिपका हुआ है और अब भी वीक को बुली कर रहा है। जियाओ योंग को अपनी पोजीशन पर अपनी राइट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। वो कस्टमर है और उसकी बात ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। यांग ताओ ने डिमांड किया कि जियाओ योंग अपने पेमेंट करे वरना उसका खुद का फॉल्ट होगा। 1 घंटे बाद सभी कैशियर्स ने आइटम्स की प्राइस कैलकुलेट की और टोटल 56,000 युआन बनता था। जियाओ योंग ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रही। सिक्योरिटी चीफ शॉक था और हारना एक्सेप्ट करके जाने ही वाला था, लेकिन जियाओ योंग ने उसे रोकने का ऑर्डर दिया। यांग ताओ ने नहीं समझा कि जियाओ योंग क्या कर रहा है, लेकिन बात सिंपल थी। यांग ताओ ने रूड बिहेवियर किया था और जियाओ योंग को पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए था, वरना वो सब गुड्स वापस ले लेगा। यांग ताओ को लगा कि जियाओ योंग ट्रबल क्रिएट कर रहा है, लेकिन विटनेस ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और उन्होंने थ्रेट किया कि अगर अपॉलॉजी नहीं हुई तो उसकी वीडियो इंटरनेट पर फेमस कर देंगे। जियाओ योंग ने प्रॉमिस किया कि अगर अपॉलॉजी सिंसियर हुई तो वो 10 टाइम्स ज्यादा सामान खरीदेगा। यांग ताओ ने 7 मिलियन युआन बैलेंस देखा और उसके लिए ये अनबिलीवेबल था। जियाओ योंग ने बस अपॉलॉजी मांगी और पेमेंट की गारंटी दी। यांग ताओ ने थोड़ी सी प्राइड सैक्रिफाइस करके अपॉलॉजी एक्सेप्ट की। जियाओ योंग ने उसे एडवाइस किया कि फ्यूचर में ज्यादा थॉटलेस मत बनना क्योंकि सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। यांग ताओ नॉर्मल होते हुए उससे पूछता है कि वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है। जियाओ योंग ने जवाब दिया कि ये उसकी बिजनेस नहीं है और वो एक बड़ी डील प्लान कर रहा है। यांग ताओ ने फिर ऑफर किया कि सुपरमार्केट के वेयरहाउस के आइटम्स काफी नहीं हैं। अगर जियाओ योंग को बड़ी डील चाहिए तो उसे होलसेलर से कांटेक्ट करना चाहिए। यांग ताओ ने इमीडिएटली जैंग शेना को कॉल किया जो कि होलसेल बिजनेस में था और खुशी से बताया कि उसने एक बड़ा कस्टमर ढूंढ लिया है। जियाओ योंग ने रियलाइज किया कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और इन दोनों बुलीज एक साथ का काम करने का मतलब है कि वो सुपरमार्केट से कितना पैसा लूट रहे होंगे। जल्द ही वो होलसेल वेयर हाउस में पहुंच गए। एक एक्सपेंसिव कार उनके पास आई। थोड़ा केयरलेस तरीके से जैंग शेना का एरोगेंट ड्राइविंग देखकर हमारे हीरो को समझ आया कि शायद उसे पहले कभी स्कैम नहीं हुआ था और अब टाइम आ गया था उसको ठीक करने का। ये एक पुरानी दोस्ती की मुलाकात थी, लेकिन एरोगेंट बॉस ने हमारे हीरो को तुरंत पहचाना नहीं। ताओ को याद दिलाना पड़ा कि वो दोनों मिडिल और हाई स्कूल में साथ गए थे। जैंग जनी को पहले जियाओ योंग को याद करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन सोचने के बाद उसने याद किया कि ये वही बंदा है जिसमें थोड़ी बैकबोन थी। जैंग जना ने अपने पुराने क्लासमेट को देखा। उसकी सस्ती नॉन डिजाइनर कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसने उन लोगों को डिस्पाइस किया जो अमीर बनने का प्रिटेंशंस करते हैं जब वो नहीं होते। जैंग जना ने हमारे हीरो के कपड़ों के बेसिस पर एक कंक्लूजन बना दिया। उसने फौरन यांग ताओ से कहा कि इस इडियट को एक लेसन सिखा, क्योंकि उसने इतना यूजलेस बड़ा क्लाइंट लाया और उसका वक्त वेस्ट किया। जैंग जना ने यांग ताओ को और एक किक दिया ताकि अगली बार बेहतर से सोचे। ताओ ने अपने पोजीशन पकड़ने की कोशिश की थी, जानने के बावजूद कि जियाओ योंग एक्चुअली अमीर है। जैंग जना को ये सोच भी नहीं आई। उसने सालों से बिजनेस किया था और उसे लगता था कि वो एक नजर में देख सकता है कि कौन अमीर है और कौन नहीं। जियाओ योंग ने देखा कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते और जैंग जना को इलिटरेट कह दिया, जो लोगों को नीचा देखते हैं। जैंग जना ने फौरन उसे पकड़ लिया और कहा कि जो उसने कहा वो दोबारा कहे। जियाओ योंग बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और उसने सीधे कह दिया कि जैंग जना लोगों को नीचा देखता है। लेकिन बात ये नहीं थी कि जो उसे ऑफेंड किया, बल्कि ये कि हमारे हीरो ने उसे इलिटरेट कहा। ये जियाओ योंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बास्टर्ड सच में शेमलेस था। ताओ ने देखा कि फाइट आने वाली है, जल्दी से इंटरवेन किया और हमारे हीरो को एडवाइस किया कि जैंग जना को टच ना करे क्योंकि वो रियली इलिटरेट है और उसे ऐसे कहने से नफरत है। लेकिन ताओ को इस बात पर एक और किक मिला और इंसल्ट मिली जैंग जना से, जो परेशान था क्योंकि उसे अपना काम करने नहीं दिया गया। जैंग जना ने हमारे हीरो को कंडीशन दी कि या तो जियाओ योंग एक ट्रक लोड गुड्स खरीदे या चारों हाथ घिस कर वापस चला जाए। हमारे हीरो को ये कंडीशन अच्छी लगी। उसने जैंग जना से कहा कि अपने कॉलर छोड़ दे और अकाउंट नंबर बताए। एक पल में जैंग जना का एंग्री एक्सप्रेशन शॉक में बदल गया। जियाओ योंग ने सच में उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर किया था। हमारे हीरो ने कहा कि ये सिर्फ एक डिपॉजिट था। उसके प्लान्स 5 मिलियन वर्थ गुड्स खरीदने के थे। जैंग जना ने पूछा कि किस टाइप की गुड्स चाहिए। जियाओ योंग ने जवाब दिया कि उसे ऑयल, राइस, सॉल्ट, स्नैक्स और ड्रिंक्स चाहिए, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो ज्यादा टाइम तक स्पॉइल ना हो। जैंग जना के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई। उसने अभी रिसेंटली कुछ ऑलमोस्ट एक्सपायर फूड रिसीव किया था और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था उसे जियाओ योंग को बेचने की। वेयर हाउस पे फूड लेके आने के बाद
जैंग जेना ने हमारे हीरो को पूरा शिपमेंट 10% डिस्काउंट पे ऑफर किया। ऑफर अच्छी थी, लेकिन जियाओ योंग ने रियलाइज किया कि जैंग जेना इतना चीप प्राइस पे फूड नहीं बेचेगा, इसीलिए पहले उसने फूड की क्वालिटी चेक करने की डिसाइड की। जैसे जियाओ योंग ने सस्पेक्ट किया था, फूड ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था। जैंग जेना को ये देखकर शॉक लगा, लेकिन उसने तुरंत 50% डिस्काउंट ऑफर किया। लेकिन हमारे हीरो को ये डील पसंद नहीं आई, क्योंकि वो 5 मिलियन से हाईएस्ट क्वालिटी फूड खरीदना चाहता था। फिर भी उसके पास एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के लिए भी प्लान था। जियाओ योंग ने जैंग जेना को बोला कि वो एक्सपायर्ड गुड्स को हाफ प्राइस पे लेगा, लेकिन पेमेंट 1 महीने में करेगा। जैंग जेना को हमारे हीरो की बातें सुनकर डिसबिलीव हुआ, लेकिन जियाओ योंग ने जवाब दिया कि वो अपना घर प्लेज करने को भी तैयार है। जैंग जेना कंफ्यूज था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियाओ योंग को एक्सपायर्ड फूड की जरूरत क्यों है। उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ वक्त बाद ये एक्सपायर्ड फूड भी सोना बन जाएगा। जियाओ योंग डिटेल्स में नहीं जाना चाहता था और जैंग जेना को बोला कि गुड्स को सही एड्रेस पर डिलीवर करे। तभी किसी ने हमारे हीरो को एक हाउस सेल के बारे में कॉल किया। जल्दी से जैंग जेना और ताओ को गुड बाय कहकर वो चला गया। बायर एक पुराना आदमी था जो 4 लाख डाउन पेमेंट देने को तैयार था और जियाओ योंग को 3 महीने का वक्त देने को कह रहा था। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि हमारे हीरो को थोड़ा वरी फील हुआ। उसने पुराने आदमी से पूछा कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। तो उसने जवाब दिया कि उसकी ग्रैंड डॉटर स्कूल चेंज करने वाली है और उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जियाओ योंग ही नेबरहुड में हाउस बेच रहा था। पुराना आदमी इतना ऑनेस्ट था कि उसने सब इन्फॉर्मेशन जियाओ योंग को खुद ही दे दी। हमारे हीरो ने पूछा अगर वो अफ्रेड है कि इस इन्फॉर्मेशन से प्राइस बढ़ जाएगी। पुराना आदमी ने अपनी गलती समझी और पैनिक में बेग करने लगा कि हमारे हीरो को प्राइस ना बढ़ाए, क्योंकि ये उसकी सेविंग्स थी। जियाओ योंग कोई स्कम बैग नहीं था जो इनोसेंट लोगों की काइंडनेस का फायदा उठाए। उसने कहा कि उनकी डील चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पुराना आदमी इतना खुश था कि उसकी ग्रैंड डॉटर को रहने के लिए जगह मिल गई। उसने जियाओ योंग से अपने काम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी सॉरी कहा। उस आदमी को इतना काइंड और ऑनेस्ट होने को देखकर हमारे हीरो को लगा कि वो और उसकी ग्रैंड डॉटर अपोकलिप्स में 1 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। पुराने आदमी से एड्रेस लेकर जियाओ योंग अपनी जमीन पर आया, जहाँ काम पूरी रफ्तार से चल रहा था। फोरमैन को बताने के बाद कि पेमेंट जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, उसने प्रोग्रेस के बारे में पूछा। पता चला कि ऑलमोस्ट 80% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वॉल्स और डोर्स की प्रोटेक्शन और थिकनेस बिल्कुल जैसे उसने रिक्वेस्ट की थी। वेयरहाउस भी फैक्ट्री के हिसाब से रेडी था और उसे यूज किया जा सकता था। ये ग्रेट न्यूज थी। जियाओ योंग ने फौरन जैंग जेना को कॉल किया और बोला कि सप्लाईज जल्दी लाए। वेयरहाउस जो एक डूम्सडे वॉल्ट की तरह लग रहा था, रिसोर्सेज से भरने लगा। जियाओ योंग के स्ट्रिक्ट कमांड के तहत सब कुछ शाम तक रेडी हो गया। वर्कर्स के जाने के बाद हमारे हीरो ने फाइनली काम इवैल्यूएट किया। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग गया और अब वो रिलैक्स कर सकता था। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन भेजी कि उसने सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट किया और 20 सिस्टम पॉइंट्स मिले। जब जियाओ योंग ने सिस्टम स्टोर ओपन किया तो उसने देखा कि एक नया बॉक्स विद अवेकेंड एबिलिटीज आया है। इसका मतलब था कि वो सुपरनैचुरल एबिलिटीज हासिल कर सकता है। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले जियाओ योंग ने बिना सेकंड थॉट के एक बॉक्स खरीदा और जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसने एक लेवल 1 एबिलिटी हासिल किया जिसका नाम माइंड्स आई था। इस एबिलिटी की वजह से वो टारगेट की हॉस्टिलिटी डिटेक्ट कर सकता था। जियाओ योंग खुश था क्योंकि उसके हिसाब से ये अर्ली स्टेजेस ऑफ द अपोकलिप्स में एक यूजफुल स्किल था। सिस्टम को लगता था कि हमारे हीरो को रिलैक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तुरंत एक और टास्क भेज दिया था। इस बार उसने वेपन्स ऑब्टेन करने थे, बहुत सारे वेपन्स। जियाओ योंग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। गन्स लेने का टाइम आ गया था अपोकलिप्टिक सिचुएशन के लिए आर्म्स करने के लिए। जियाओ योंग अपने शहर के शेडी अंडरबेली में था। लेट नाइट ब्लैक मार्केट में घूम रहा था। वहाँ हैगलर्स और ऑब्नॉक्शियस नॉइजेस ऑफ कस्टमर्स और सेलर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जो बेटर डील्स लेने की कोशिश कर रहे थे। स्कैमर्स हर जगह थे। अचानक कुछ चीज ने हमारे एमसी की अटेंशन ग्रैब की, जो उसने तिरछी निगाहों से देखा। ये एक आदमी था जिसे उसने पहले अपोकलिप्स में देख चुका था, ली शूशी। वो एग्रेसिव तरीके से कुछ फेक ज्वेलरीज की प्राइस कम करने की कोशिश कर रहा था और इवेंचुअली सेलर को एग्री करने पर मजबूर कर दिया। जियाओ योंग को आज रात इस आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये समझ आता था कि ये बास्टर्ड फेक जेड ब्रेसलेट्स के लिए ट्रोलिंग कर रहा होगा। कुई जिंग को एक्चुअली फेक गिफ्ट से ट्रिक होने के लिए इतना डम होने की वजह से। थोड़ी देर पर उसने एक स्टॉल देखा जो प्रॉमिसिंग वेयर्स बेच रहा था। वहाँ शार्प ब्लेड लाइंस में लगी हुई थी। हर एक
अगले से ज्यादा लीथल। जब उसने उन शार्प ब्लेड्स को देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। उसे फाइनली वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। सेलर के सामने बैठकर उसने बोल्डनेस से पूछा कि क्या इस स्टॉल में कुछ हार्ड स्टफ भी मिलता है। मिस्टर कैमो, जो कि मिलिट्री मैन की तरह लग रहा था, उसके क्रिप्टिक मैसेजिंग से अम्यूज नहीं था। उसने एक नाइफ शार्पनर उसे थ्रो किया और कहा कि खुद ब्लेड्स को ग्राइंड करे, और सीरियस होते हुए उसने कमिट किया कि ये नाइफ्स हार्ड नहीं है, उसे कुछ बहुत टफर चाहिए। मिस्टर कैमो को रियलाइज हुआ कि वो ट्रबल की बात कर रहा है, इसलिए उसने डायरेक्टली सीरियस टोन में पूछा कि क्या वो मुसीबत खड़ा करना चाहता है। मिस्टर कैमो का इरिटेशन उसकी फोन नोटिफिकेशन के साउंड से टूट गया, जिसमें 2 लाख ट्रांसफर होने का मैसेज आया। उसके सामने जिया योंग था जो रिसिप्ट उठाए हुए था, क्योंकि उसने QR कोड के थ्रू कल फंड्स ट्रांसफर किए थे। ये उसका तरीका था इरिटेट सेलर को पैसिफाई करने और प्रूव करने का कि वो एक सीरियस बायर है। मिस्टर केमो फाइनली कन्विंस्ड हुआ और अपने एक आदमी को स्टॉल पे देखने के लिए बुलाया। जब वो रियल बिजनेस हैंडल कर रहा था, उसका एटीट्यूड जैंग जियोयोंग के टुवर्ड्स 180 डिग्री टर्न हो गया और उसने पोलाइटली यंग मैन को एक और बिल्डिंग की तरफ ले गया। बाहर बात करना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता था, लेकिन उनको स्टोर के पास इनकॉन्शियस बिल्डिंग में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मिस्टर कैमो अब जियोयोंग को कुछ होममेड गन्स बेचने की कोशिश कर रहा था, जो स्मॉल टारगेट्स के लिए ही थी। ये 2000 के कॉस्ट पे थी और एमओ सस्ता मिलेगा। हमारे लड़के ने इसे तुरंत डिक्लाइन कर दिया, जो मिस्टर कैमो के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को थोड़ा स्टिर कर गया। उसने कुछ रेप्लिका रिवॉल्वर्स निकाले जो एक्टिव ड्यूटी हैंडगन्स के मॉडल पे बेस थी 5000 में। इसमें 9 mm शूटर और 5 बुलेट्स इंक्लूडेड थी। जियोयोंग के लिए इतना भी बेयरली एक्सेप्टेबल था, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए प्री पे किया था, तो इस जंक में उसकी इंटरेस्ट नहीं थी। प्रीपेमेंट मेंशन करने से मिस्टर कैमो कंफ्यूज हो गया और पूछा कि इसका मतलब क्या था। जियोयोंग ने डिक्लेयर किया कि पहला ट्रांसफर बस 10% प्रीपेमेंट था उसके 2 मिलियन वर्थ वेपनरी ऑर्डर के लिए। मिस्टर कैमो थोड़ा वरीड हो गया रिगार्डिंग इस मिस्टीरियस बायर की एफिलिएशन के बारे में। जियोयोंग ने बस बना दिया कि उसके सबऑर्डिनेट्स यूजुअली इस टाइप के स्लीजी बाइज हैंडल करते हैं, लेकिन वो यहाँ है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में अनवेलकम क्वेश्चंस को अप्रिशिएट नहीं करता। मिस्टर केमो को लगा कि ये लड़का सीरियस बिजनेस का मतलब समझ रहा है, इसीलिए उसने रिस्पेक्टफुली कहा कि एक मोमेंट वेट करे। वो जल्दी से एक डिफरेंट रूम में गया, एंट्रेंस को लॉक किया और सराउंडिंग एरिया को क्विक लुक अराउंड किया। विंडो से देखते हुए मिस्टर कैमो ने जैंग जियोयोंग को बोला कि वो सही इंसान के पास आया है। उसने क्लोज आकर उससे कहा कि वो इस मैटर को हैंडल करेगा और बस एक एड्रेस चाहिए। ट्रांजैक्शन मिडनाइट द डे आफ्टर टुमारो होगा और सिर्फ कैश एक्सेप्ट होगा। जैंग जियोयोंग उस प्लेस से निकलता है। मिस्टर कैमो प्रैक्टिकली उसे VIP की तरह ट्रीट कर रहा था। जियोयोंग का अनलकी टाइमिंग था कि वो नाइट मार्केट स्ट्रीट पे वापस आ गया और वहाँ फैमिलियर बास्टर्ड फिर से घूम रहा था। लिu शोंग ने इस अनएक्सपेक्टेड मीटिंग पे कमेंट किया, अब ये समझ आता है कि यंग मैन इतना खर्चा क्यों कर रहा है, कोई जिंग का भी इश्यू है। उसने सोचा कि इस बच्चे ने फाइनेंशियल एडवाइस देखा होगा और अब सब कुछ बेचकर कंफर्ट में रहने की कोशिश कर रहा है। फैट बास्टर्ड की नॉनसेंसिकल वर्ड्स को इग्नोर करते हुए जैंग जियोयोंग ने अपनी न्यूली एक्वायर्ड एबिलिटी ट्राई करने का प्लान बनाया। माइंड साई को ओपन करते ही एक अजीब सी ऑरा उसके गेस को इलिमिनेट कर गई। उसने देखा कि मिस्टर कैमो के हेड पर एक हैप्पी फेस इंडिकेटर और लू जुआंग के हेड पे एक एंग्री फेस इंडिकेटर है। ये एबिलिटी बहुत यूजफुल थी, जैसे एक्सपेक्टेड था। एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने फैट बास्टर्ड के बारे में ट्रैश टॉक किया, जो फेक और सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा था और क्यूजिंग को ट्रिक कर रहा था। उसकी सेकेंड हैंड ट्रैश भी थी, इसीलिए उसकी वैल्यू उतनी ही थी। ये सुनकर फैट बास्टर्ड का इंडिकेटर और ज्यादा एंग्री हो गया और उसने यंग मैन को कर्स किया। मिस्टर कैमो ने देखा कि कंफ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, इसीलिए उसने अपने नए बिग फिश क्लाइंट से पूछा। गुस्से वाले फैट बास्टर्ड ने जियोयोंग को परेशान किया हो तो उसने लिu जोंग को एनिमी लेबल किया। हिंट समझकर मिस्टर कैमो ने अपने नए बिग ब्रो को अश्योरेंस दिया कि वो और उसके स्टाफ फैट ब्रो को एक लेसन सिखाएंगे। जियोयोंग को ये ठीक लगा, लेकिन उसने याद दिलाया कि उन्हें ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके फ्यूचर के प्लान्स के लिए लिu जोंग के लिए और प्लान्स है। जब वेल बिल्ड थग्स फैट एस के पीछे आए, वानाबी गैंगस्टर फ्रीक आउट हो गया, अपने वर्ड्स को स्टम्बल करता हुआ और अपनी एरोगेंस खो दिया। मिस्टर कैमो ने पीस ऑफ ट्रैश पर ज्यादा वर्ड्स वेस्ट नहीं किए और एक बैटन निकाल लिया। लड़कों ने फैट बास्टर्ड को क्विक वर्क किया
और उसे बीटन किया और उसे बरिश छोड़ दिया डार्क रोड के बीच में। उसके फेस और व्हाइट सूट पर शूज के प्रिंट थे जो किकिंग से हुए थे। ये इंसिडेंट सिर्फ उसके जैंग जियोयोंग के लिए डिसलाइक को और बढ़ा देता है। 2 दिन बाद मीटिंग वेयरहाउस में सेट हुआ और दोनों पार्टीज टाइम पे थे एग्रीमेंट के लिए। जियोयोंग के सामने एक ट्रक लोड सस्पिशियस क्रेट्स थी जो एग्जैक्टली उसको चाहिए था। फायरआर्म का अराइवल उसके बैटल रेडी टास्क की सक्सेस को सिग्नल था, जिसे उसने 10 सिस्टम्स पॉइंट रिवॉर्ड के रूप में मिले जो उसका टोटल 20 पॉइंट्स तक ले गया। क्रेट्स के अंदर हैवी फायरआर्म्स, राइफल्स, पिस्टल्स और हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इक्विपमेंट था जो उसे जरूरत थी। सिस्टम ने एक बोनस रिवॉर्ड भी ऐड किया, एक +2 फिजिकल एनहांसमेंट पोशन। सिरिंज को हाथ में पकड़ के वो बोनस ड्रॉप से काफी प्लीज था। +2 क्लासिफिकेशन के साथ ये सिस्टम स्टोर के पोशन की एफिशिएंसी डबल था। 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए उसने सिरिंज को उठाया और अपने विंग्स पे एम किया। उसने छोटी सी नीडल की पिंचिंग की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन स्ट्रेंथ पोशन का ब्लड स्ट्रीम में एगोनाइजिंग प्रोसेस था। एक एवरेज एडल्ट मेल के लिए फिजिकल स्कोर अराउंड 5 पॉइंट्स होता है। +2 का इंक्रीज प्रैक्टिकली 40% बूस्ट देता है ओवरऑल पावर में। इसीलिए उसने स्टोर ओपन करने का डिसाइड किया और वहां लिस्टेड दूसरे फिजिकल एनहांसमेंट पोशन पर नजर डाली। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को रियलाइज करते हुए और एक मैसिव सिरिंज के साथ उसने एडवांटेज मैक्सिमाइज करना डिसाइड किया। अनदर स्ट्रेंथ चीट कोड इंजेक्ट करने के बाद उसका फिजिकल स्कोर फाइनली 8 तक पहुंच गया। वो अब प्रैक्टिकली 60% स्ट्रॉन्गर था एक एवरेज मैन से और टेस्ट करने के लिए एगर था। वेयरहाउस में लूज आयरन बार्स देखें और टेस्टिंग का आइडिया आया। उसने एक थिक आयरन बार उठाई जो बिल्डिंग्स रीइंफोर्स करने के लिए यूज होती थी। जियोयोंग ने उसे ऊपर उछाला और जैसे हार्ड और फास्ट किक किया, रॉड नोटिसेबली बेंड हो गई। मोमेंटम के साथ स्टिक नियर बाय वॉल में चली गई। जियोयोंग का किक इतना पावरफुल था कि वॉल में डिसेंट डेंट बन गया। आयरन बार के साथ उसकी करंट स्ट्रेंथ से उसके बेयर हैंड्स प्रैक्टिकली वेपन्स बन गए थे। अब वो आराम से अपोकलिप्स के अगेंस्ट कंफर्टेबली फाइट कर सकता है। वेपन्स को ओपन में रखना स्टूपिड मूव होता, इसीलिए उन्हें स्पेशल रिंग में स्टोर करना बेहतर रहा। जियोयोंग ने अपने मैजिकल रिंग से ट्रक के कंटेंट्स को पॉइंट किया और वो तुरंत एब्सॉर्ब हो गए। अगर सब कुछ वैसे ही होता है जैसा उसने याद किया था तो डे आफ्टर टुमारो अपोकलिप्स का पहला दिन होगा। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है सब कुछ बाकी काम करने के लिए जो पहले उसने प्लान किया था। एक वजह से वो पुराने आदमी की इमेज नहीं भूल पा रहा था जो अपनी मॉडेस्ट हार्ड अर्न कैश से अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए घर खरीदना चाहता था। जैंग जियोयोंग ने पहले अपोकलिप्स में कई जिंदगी और मौत की सिचुएशन देखी थी और ट्रेचरी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेट लोगों की प्लाइट को इग्नोर करना उसका स्टाइल नहीं था। शायद वो कुछ एसेंशियल सप्लाईज पुराने आदमी को भेज देगा, ये उसकी रीपेमेंट होगी अपोकलिप्टिक फंड्स के लिए। अगले दिन जियोयोंग ने एक रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग के चक्कर लगाया जो एक शेडी सिटी में मौजूद था। जीपीएस के बिना इस जगह को ढूंढना इम्पॉसिबल था। देखने से ये क्लियर था कि पुराने आदमी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक चीप और पुरानी जगह पे रेंट पर रह रहा था बिना एलिवेटर के, और उनका यूनिट टॉप फ्लोर पर था। जैंग जियोयोंग ने कैजुअली डोर पे नॉक किया और तुरंत रियलाइज किया कि उसे अपने स्टोरेज रिंग से सप्लाईज निकाल लेनी चाहिए, वरना एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। स्टोरेज रिंग एक्टिवेट करके बॉक्स अपॉन बॉक्सेस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज हॉलवे में भर गए। उस वक्त पुराना आदमी डोर पे आया और तुरंत समझ गया कि वो लैंडलॉर्ड है जो रेंट नेक्स्ट वीक में पे करने वाले हैं। जब उसने यंग मैन को देखा उसने रियलाइज किया कि ये मिस्टर जैंग है और बॉक्सेस हॉलवे में, जो पुराने आदमी को और कंफ्यूज कर रहा था। जियोयोंग ने प्रॉमिस किया कि बाद में डील एक्सप्लेन करेगा, पहले बॉक्सेस को अंदर ले जाना जरूरी था ताकि नेबर्स ना देखे। कुछ मिनट्स की लिफ्टिंग के बाद जो मोस्टली जियोयोंग ने किया, सब कुछ अंदर ले आया। पुराना आदमी इम्प्रेस था कि यंग मैन टायर्ड भी नहीं लग रहा था। मीनवाइल जियोयोंग रूम को सर्वे कर रहा था और एनालाइज कर रहा था अगर ये इमरजेंसी शेल्टर के लिए सूटेबल है, और ये था। फ्रंट डोर सॉलिड एनफ था। उसने पुराने आदमी को केयरफुली सुनने के लिए कहा और एक्सप्लेन किया कि सप्लाईज वाइजली यूज करनी चाहिए क्योंकि ये अराउंड हाफ अ ईयर के लिए चलेगी, स्टार्टिंग कल से। जैसे ही वो और डिटेल में जाने ही वाला था, जियोयोंग एक फोटो से हिला। फोटो में पुराना आदमी और उसकी ब्यूटीफुल ग्रैंड डॉटर थी। जियोयोंग को सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि फोटो में एक लड़की शैनशन थी जो पहले अपोकलिप्स के दिनों में उसकी क्लोज फ्रेंड थी। उसने तुरंत पुराने आदमी से पूछा कि क्या फोटो में लड़की का नाम शैनशन है। ये और कंफ्यूज कर गया पुराने आदमी को क्योंकि उसने कभी भी यंग मैन को उसका नाम नहीं बताया था। जियोयोंग का एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने पुराने आदमी से जल्दी से पूछा कि लड़की कहाँ है। वो अभी स्कूल में थी। ट्रांसफर पेपर अरेंज करते वक्त जियोयोंग को याद आया जब शैनशन
शैनशन ने अपनी ग्रैंडपा को डूमिंग का रिग्रेट एक्सप्रेस किया था, उसके ग्रैंडपा ने अपनी जान की बाजी लगाई थी उसको बचाने के लिए। डूम्ड टाइमलाइन में ग्रैंडपा ने ब्रेवली ज़ोंबी इन्फेक्टेड स्कूल में ब्रेक किया और शैनशन को बचाया, लेकिन खुद मर गया। प्रीवियस लाइफ में क्लोज एड रहकर जियाओयोंग ने डिसाइड किया कि वो शैनशन को ऐसी पेन से दोबारा गुजरने नहीं देगा। उसने पुराने आदमी से कहा कि घर अब बेचने के लिए नहीं है। इनोसेंट ग्रैंडपा पैनिक कर गया, सोचकर कि मिस्टर जैंग डील पुल आउट कर रहा है, लेकिन जियाओयोंग ने उसको ये सब निगलने को कहा। कल दुनिया एक लिविंग हेल बन जाएगी और शैनशन का स्कूल का घर अभी मैटर नहीं करेगा। अब उन्हें उसे स्कूल से निकालकर सेफ प्लेस पे ट्रांसफर करना होगा। ये सडन डिक्लेरेशन और पुराने आदमी को कंफ्यूज कर गया। जियाओयोंग इतना रश में था कि उसने अपोकलिप्स की इनक्रेडिलिटी को फैक्टर नहीं किया। उस आदमी को समझाने के लिए उसने ज्यादा अंडरस्टैंडेबल टर्म्स यूज किया। उसने कहा कि फेमाइन का लिविंग थ्रू कितना ट्रैजिक और टेरिफाइंग हो सकता है। फेमाइन स्कैरी लगता है लेकिन पीस टाइम्स में नहीं होता है ना। पुराने आदमी को ट्रस्ट करने के लिए कोई वर्ड्स काम नहीं आए, इसीलिए जैंग जियाओयोंग ने उसे कुछ दिखाना बेहतर समझा। उसने इंस्टेंटली सारे सप्लाई बॉक्सेस को अपने स्टोरेज रिंग में सक कर लिया, रूम को भी इंक्लूड किया। जब वो खत्म हुआ, पुराने आदमी के सामने एक एम्प्टी स्पेशियस रूम था। इससे मैजिक के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जियाओयोंग ने डिक्लेयर किया कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और वो फ्यूचर देख सकता है। पुराने आदमी को हर चीज सुननी चाहिए सर्वाइवल और शैनशन को बचाने के लिए। उनका नेक्स्ट मूव शैनशन को स्कूल से निकालने का था। कार राइड के दौरान पुराने आदमी का मुंह अभी भी वाइड ओपन था और आंखें अनबिलीवेबल यंग मैन पे फिक्स थी। तेजी से पहुंचने के लिए जियाओयोंग ने मैडमैन की तरह ड्राइव की, जैसे ट्रैफिक लॉ सिर्फ सजेशन हो। व्हीकल से बाहर निकलकर उन्हें शैनशन को ढूंढना था जो अभी जगह पे थी। एक डिपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने एक यंग वुमेन थी जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ सराउंडेड थी। वो कोई और नहीं बल्कि शैनशन थी। अब कुछ स्टेरियोटिपिकल विचेस उसके फेस पे स्लैप कर रही थी क्योंकि एक बॉय उसे पसंद करता था। डिफिएंट आइज के साथ शैनशन ने इंसिस्ट किया कि वो फ्रीक के साथ नहीं जाना चाहती और अटेंशन नहीं पसंद करती। एक और विच ने इंटरवीन किया और स्टमक पे किक मारा उल्टा जवाब देने के लिए। दो विचेस ने जेलसी के कारण शैनशन को बीट किया। सिचुएशन रैपिडली एक्सिलरेट हो रही थी जब पुराने आदमी का वॉइस इंटरप्ट हुआ। उन्होंने देखा कि पुराने आदमी अपने प्रीशियस ग्रैंड डॉटर के पास आ रहा है और विचेस को उनकी चीजों को छोड़ने के लिए येल कर रहा था। विचेस ने अपनी अटेंशन पुराने आदमी पे शिफ्ट कर दी जो अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा रहा था। उन्होंने पुराने आदमी से कहा कि वो स्टेप बैक करे और गर्ल्स के बिजनेस को इंटरप्शन के बिना सेटल करने दे। पुराने आदमी ने ब्लंट वेपन्स और ब्लेड्स देखकर हेजिटेट नहीं किया और चार्ज कर दिया। थग्स ने नाइफ से थ्रेटन किया और बूढ़े आदमी को मैनरलेस बुलीज बोला। एक थग ने स्टील बैट उठाया और बूढ़े आदमी के हेड पे एम किया। अगर बैट हिट होता तो सवेयर ऑर्डरेल होता, लेकिन जियाओयोंग ने टाइमली इंटरवीन किया और बुली को अटैक रोक लिया। वो सबको देखता है जो लग रहा था कि थग्स के लर्निंग फेज में थे। दूसरे दो थग्स ने अपने अटेंशन जियाओयोंग पे शिफ्ट की, सोचकर कि वो शैनशन का ओल्डर ब्रदर हो सकता है। उन्होंने सोचा कि वो इजी टारगेट है, लेकिन बुलीज के हैंड मूव नहीं कर पा रहे थे। जियाओयोंग ने थग को सोलर प्लेक्सस पे एक सॉलिड किक मारा और वो थग्स कैनन पे लॉन्च और वो थग कैनन से लॉन्च होता हुआ जैसा लगा। पहले थग की फेट देखकर बाकी दो हेजिटेट हुए। जियाओयोंग ट्रेन कॉम्बैटेंट लग रहा था। दो वॉनोबी थग्स ने प्लान बनाया, एक फ्रंट में नाइफ के साथ और दूसरा बैक में बैट के साथ। फर्स्ट मूव फ्लैंक से किया गया, फुल बैट स्विंग किया। इनकमिंग अटैक को सेंस करते हुए जियाओयोंग ने इजीली डॉज किया और अपने एनहांस फिजिकल एबिलिटीज का यूज किया। उसने थग को पकड़ा जो हेड बैश कर रहा था और कॉलर से पुल किया। जैसे जियाओयोंग ने बैडली बिहेव्ड किड को पकड़ा हो, उसने थग को कोल्ड हार्ड ग्राउंड पे स्लैम किया जो बहुत आसान था। एक ही स्लैम से बुली बेहोश हो गया। लगता है उसकी हेड कंक्रीट पे लग गई हो या कुछ ऐसा ही। बाकी का बुली जो अभी भी बचा था एक नाइफ के साथ आगे बढ़ा। ज़ोंबी अपोकलिप्स का वेटरन बिना ब्लिंक किए वेपन को रीडायरेक्ट कर गया और ब्लॉन्ड नजर को अपनी नजर से घूरा। जियाओयोंग ने अपनी नजर ना तोड़ी और अपने पाँव को अगले किक के लिए रेडी किया। इस बार उन्हें थग को लेग से साइड पे इतनी जोर से किक मारी कि वो फ्लड हो गया जैसे ऑमलेट और उसका फेस फ्लोर पे लग गया। बस कुछ ही सेकंड्स में वॉनबी थग्स का काम खत्म हो गया। अब सामने सिर्फ कैटी विचेस से बची थी जो शैनशन को बिना वजह परेशान कर रही थी। पहली अपोकलिप्स के बाद जियाओयोंग अब इक्वल राइट्स और इक्वल फाइट्स का सपोर्टर है, तो उसने एक बुली विच को थप्पड़ मार दिया। विच को भी एक्सपेक्ट नहीं था इतनी फोर्सफुल स्लैप का। उसका चेहरा लाल हो गया। दूसरी बुली जो शैनशन के बालों को खींचती थी, जियाओयोंग ने उसे उसी का टेस्ट चखाया। उसने छुरी निकाली और लड़की के गले पर रखा जो डर से रोने लगी। बाईस्टैंडर्स ने सुना एक क्रिस्प स्लैश और एक डरावनी चीख। जियाओयोंग ने बिना ब्लिंक किए उसकी चोटी को काट दिया और उसका मजाक उड़ा दिया। उसने बुली को कहा कि
लंबी बालों का बोझ फ्यूचर में उसकी जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। लोग कंफ्यूज थे, लेकिन जिया योंग ने अश्योर किया कि शॉर्ट हेयर उसकी जिंदगी बचा सकती है। जिया योंग ने शैनशान को कहा कि हमें अभी निकलना पड़ेगा, चाहे वो कहाँ भी जाए। ओल्ड मैन ने उसे कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगी और अपोकलिप्टिक फेमीन के बारे में बताया। शैनशान को लगा कि ग्रैंडपा स्कैम कॉल का शिकार हो गया है। जिया योंग ने कंफर्म किया कि वो अपोकलिप्टिक फेमीन के बारे में नहीं, बल्कि असली अपोकलिप्स के बारे में बात कर रहा है। जब जिया योंग ने न्यूज देखी तो एक वीडियो आया जिसमें एक आदमी कुछ एंड ऑफ डेज स्टफ बोल रहा था। लोग कह रहे थे कि ये रेबीज है और आदमी दूसरों को बाइट कर रहा है, लेकिन वो शांत था और कुछ ग्रीम चीजों के बारे में बोल रहा था। सब कुछ केओस में चला गया और जिया योंग ने बताया कि कल से अपोकलिप्स शुरू होगा, एक टॉक्सिक स्मॉग जो ज़ोंबीज को जन्म देगा और बाकी लोगों को भी मारकर ज़ोंबी बना देगा। शैनशान ने पॉप कल्चर के थ्रू ज़ोंबीज के बारे में सुना था, लेकिन अब जब ये सब कुछ सच लग रहा है तो वो बिलीव नहीं कर पाई। उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि उसने फेमीन की कहानी बस इसीलिए बनाई थी ताकि ओल्ड मैन को समझ आए आजकल के पीसफुल टाइम्स में फेमीन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए उसने क्लियर किया कि अगले कुछ दिनों में जो आने वाला है वो अपोकलिप्स है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एंड है। ये सुन के किसी को भी क्रेजी फील हो सकता है, ये एक नेचुरल रिएक्शन है ऐसे डिक्लेरेशन का। घड़ी देखते हुए जिया योंग ने सोचा कि अभी न्यूज और इंटरनेट चेक करना चाहिए एंड ऑफ टाइम्स के इनिशियल साइंस देखने के लिए। फोन निकाल के न्यूज चेक करते ही एक वीडियो आई जिसमें एक आदमी कुछ ओमनियस एंड ऑफ डेज स्टफ बोल रहा था। वीडियो में अथॉरिटीज ने एक क्राउडेड ट्रेन स्टेशन में उस आदमी को डिटेन किया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये रेबीज है और वो लोगों को बाइट कर रहा है। एक आदमी लूसिड लग रहा था और एक स्ट्रेंज स्माइलिंग स्मॉग के बारे में ग्रिम स्टफ बोल रहा था। डिटेनी ने इतने रेजिस्टेंस दिखाई कि वो ब्रेक फ्री हो गया और लोगों को बाइट करने लगा जैसे एक कुत्ता। फिर से केओस शुरू हो गया और जिया योंग के कहने के मुताबिक अपोकलिप्स के इनिशियल साइन फुल स्विंग में है। कल से ऑफिशियली अपोकलिप्स शुरू होगा, एक टॉक्सिक स्मॉग जो कई प्रोविंसेस इंक्लूडिंग प्रोविंसेस बी को ढक देगा। ये स्मॉग सभी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करेगा और एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन माइंडलेस ज़ोंबीज में म्यूटेट हो जाएंगी जो स्ट्रीट्स पे प्रे ढूंढेंगी। जो बचे रह जाएंगे वो ज़ोंबीज के क्रूअलिटी से नहीं बच पाएंगे और उनके एगोनाइजिंग डेथ के बाद वो भी उनमें से एक बन जाएंगे। शैनशान नए जनरेशन का हिस्सा है तो उसको ज़ोंबीज के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए जो फिल्म्स और पॉप कल्चर से मिलता है, लेकिन ये सब रियल में हो रहा है। ये बिलीव करना मुश्किल है। जब केओस ऑफिशियली कल या डे आफ्टर या नेक्स्ट वीक शुरू होगा तब सब लोग इस आइडिया को अनबिलीवेबल नहीं कह पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैफिक में फंस गए जब टाइम काफी इंपॉर्टेंट था हेडक्वार्टर्स वापस जाने के लिए। ट्रैफिक इतना बुरा था कि इमरजेंसी लेन भी ब्लॉक्ड और बैकअप थी। ओल्ड मैन फ्रीक आउट करने लगा क्योंकि मिस्टर जैंग ने ज़ोंबीज का जिक्र किया था और अब वो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन जिया योंग ने अश्योर किया कि अभी के लिए वो सेफ है, पर अगर ज़ोंबीज पूरी तरह से टेक ओवर नहीं कर पाए तब भी नियर बाय एक छोटी सी आउटब्रेक पॉसिबल हो सकती है। हर कार बम्पर टू बम्पर थी और एक लग्जरी कार इमरजेंसी लेन से तेजी से निकल गई, सबको पास करते हुए। जब ट्रैफिक थोड़ा मूव हुआ लग्जरी कार ने अपॉर्चुनिटी ली और जिया योंग को कट किया। वो बास्टर्ड इतनी तेजी से और रेकलेसली ड्राइव कर रहा था कि अगर जिया योंग ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो वो उससे टकरा जाता। वो काफी गुस्से में था और होना भी था। उस आदमी को टर्न सिग्नल्स का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था और वो इमरजेंसी लेन में जैसे इडियट घुस गया था, सबको डेंजर में डाल दिया। कन्फ्रंटेशनल फील करते हुए यंग मैन ने उस डिसरिस्पेक्ट को सॉलो नहीं किया जो उसने दिया था। उसने लग्जरी कार को अपने लेन में एंटर नहीं करने दिया, लेन को ब्लॉक कर दिया, चाहे उसने क्लियरली दिखाया कि वो उस बास्टर्ड को नहीं आने देगा। लग्जरी कार ने अपनी पोजीशन मेंटेन की और गंदा गाली गलोच शुरू कर दिया जैसे वो सिचुएशन में और फंसता गया। ओल्ड मैन ने एडवाइस दिया कि अभी ट्रबल से बचना चाहिए क्योंकि रेकलेस ड्राइवर वेल्दी और पावरफुल लग रहा था। जिया योंग को इस बात की परवाह नहीं थी। अगर वो बास्टर्ड बाहर आके ट्रबल क्रिएट करता तो वो हेजिटेट नहीं करता। उस अमीर आदमी के ब्लड से रोड को पेंट करने में वो ट्रैफिक जाम में लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे, पर फॉर्चुनेटली वो क्लियर हो गया। रियर की तरफ देखा तो लग्जरी कार फिर से कट करने की कोशिश कर रही थी। वो डेलिबरेटली उनके पीछे आ रही थी। जिया योंग अब सच में पिस्ड ऑफ हो रहा था। रिच ब्रैड छोड़ने को तैयार नहीं था। वो किसी भी केस में अनहिंज पर्सन लग रहा था जो अपनी लाइफ और व्हीकल को रोड पे ऑब्नेशियस होने के लिए रिस्क पे डाल रहा था। वो उन्हें टॉन्ट कर रहा था। ये टिपिकल रोड रेज का सीन था। ओल्ड मैन ने मिस्टर जैंग से कहा कि बस छोड़ दो और आगे एंगेज मत हो। पहले का जैंग जिया योंग अगर होता तो वो इसे छोड़ देता, पर अपोकलिप्स कल शुरू होने वाली है और ऐसे स्कमबैग्स को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जिया योंग ने रोड रेज के साथ थोड़ा खेलना शुरू किया। उसने बेट किया कि वो लास्ट सेकंड पे बिच आउट कर देगा और उसमें जीत जाएगा। रिच ब्रैड ने हिल के पास ऑलमोस्ट क्रैश कर दिया। सूटेड अप बास्टर्ड ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को कॉल किया सर्विलेंस फुटेज के लिए। उसने जिया योंग को ट्रैक करने की कोशिश की
की ताकि दिखाया जा सके कि टॉप वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जब 3 लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचे, रात हो चुकी थी। जैसे ही वो कार से उतरे, ओल्ड मैन ने कंपाउंड को देखा और वो सरप्राइज के साथ माउथ वाइड ओपन कर गया। शैनशान ने कमेंट किया कि पूरा प्लेस थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है। जाओ योंग ने दोनों को रेस्ट लेने को कहा और बताया कि कल से और जो भी कुछ उन्होंने सोचा था वो सब उल्टा हो जाएगा जब दुनिया हार्डकोर मोड में चलेगी। ये कहकर वो काफी चिल और कंफर्टेबल लग रहा था अपने व्यूइंग डेक पे कॉफी के साथ। सुबह शैनशान ने उठकर देखा कि जियो योंग पास ही था। इतना टाइम हो गया था जब से उसने अच्छी नींद ली थी और मॉर्निंग क्लासेस नहीं होने का फीलिंग लिबरेटिंग था। जब वो ऑलरेडी उठ चुकी थी तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसे फोर्ट्रेस का टूर दिया जाए। ग्रैंडपा को फेच करके जियो योंग ने उन्हें फैसिलिटी का टूर दिया जहाँ सभी वॉल्स सीरियस रीइंफोर्समेंट्स कंक्रीट से बनी थी। हर गेट बिना हैवी वेपनरी से नहीं टूटती। ये रिमोट कंट्रोल थी और 3 सेंटीमीटर थिक सॉलिड स्टील से बनी थी। चाहे लोग हो या ज़ोंबीज, किसी भी चीज को बाहर रखना आसान था। उसने ये भी रिमाइंड किया कि उनके अलावा किसी को भी फोर्ट्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी बिना जियो योंग के परमिशन की। शैनशान ने ये इंटरप्रेट किया कि दूसरे सर्वाइवर्स जो यहाँ तक पहुंचने में सक्सेसफुल हो गए वो अनडेड के साथ बाहर ही मरेंगे। जियो योंग ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, बस उन्हें नेक्स्ट स्पॉट पे इनवाइट किया। उसने ध्यान से एक्सप्लेन किया कि अपोकलिप्स के दौरान ह्यूमन नेचर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लोगों के दिल में जो इवल है वो मैग्नीफाइड हो जाएंगे। बिना लॉस के बड़ी हर्ट और कंपैशन के साथ रहना उन्हें लाइन पे ही मार देगा। इसीलिए उसने उन्हें एक ऐसे स्पॉट पे ले जाके दिखाया जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था। ये एक फेंस्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा था जिसमें कई शिपिंग कंटेनर्स स्कैटर्ड थे। उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर वो नहीं होते और सर्वाइवर्स मदद के लिए आते तो उन्हें इस बफर जोन में टेम्पररी शेल्टर दिया जा सकता है। बिना उसकी एक्सप्लिसिट परमिशन के मेन फोर्ट्रेस में एंट्री के लिए बैन अभी भी वैलिड है। ओल्ड मैन ने एग्री किया कि नेक्स्ट टॉप टूर पे फूड स्टोरेज होगा। वो ये भी पॉइंट आउट करेगा कि उनकी सप्लाईज प्लेस के कौन से एरियाज का राशन किया जा सकता है। वेयर हाउस में जाके जहां स्टैक्स अपॉन स्टैक्स ऑफ एसेंशियल सप्लाईज थे, ये देखना एक एब्सर्ड साइट लगा। जियो योंग ने उन्हें देखा और उनकी हॉस्टिलिटी स्टेटस चेक करने के लिए माइंड्स आई एक्टिवेट किया। गुड्स दिखाने के बाद फॉर्चुनेटली उनकी हेड्स पे हैप्पी फेसेस थे जो ट्रस्ट का साइन था। तो उसने स्टोरेज रिंग से नेक्स्ट शोकेस कंटिन्यू किया। उसने एक्सप्लेन किया कि अपोकलिप्स में वेपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और शैनशान को एक क्रॉसबो और ओल्ड मैन को एक शॉटगन दिया। उसने रिमाइंड किया कि इन वेपन्स को अपने कंट्रोल में रखना जरूरी है, कभी किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। वेपन सिक्योरिटी एक कॉमन सेंस है, वरना कियोस हो सकता है। टूर के बीच में जियो योंग ने एक नया सिस्टम टास्क नोटिफिकेशन देखा। ओल्ड मैन और शैनशान से मिलने के बाद उसे एक और नया मिशन दिया गया, अपने एक पुराने कॉमरेड जैंगची से मिलना। ये नोटिफिकेशन जियो योंग के लिए काफी शॉकिंग थी। व्यूइंग डेक से शहर को देखते हुए उसने एक एरो देखा जो जैंगची के लोकेशन को दिखाता है। वो ऑलरेडी अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने का प्लान बना रहा था, तो ये एक अच्छा बोनस था। मिशन पे जाने से पहले उसने ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर डुओ को रूल्स याद दिलाया और उन्हें वायोलेट ना करने की एडवाइस दी। जब उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने अपनी कार में बैठकर जवाब दिया कि वो अपने टीम को रिक्रूट करने और बिल्डअप करने जा रहा है। जाइंट एरो जो जैंगची के लोकेशन दिखा रहा था एक केटीवी बार को पॉइंट कर रहा था। केटीवी के अंदर एक रूम में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मजे कर रहे थे, ड्रिंक करते हुए और कैरियोके गाते हुए। सिल्वर हेयर जैंगची ड्रंक होकर रूम से बाहर निकला अपने एक दोस्त के साथ रेस्टरूम जाने। ब्लैडर्स एम्प्टी करने के बाद दोनों ड्रंकली हॉलवे में निकल आए। जैंगची ने एक्सीडेंटली एक लड़की को बम कर दिया। ये लाइट बम था पर लड़की काफी इरिटेटेड लग रही थी। जैंगची ने तुरंत अपोलोजाइज किया पर लड़की के एस्कॉर्ट ने इस बात को अच्छी तरह नहीं लिया। जैंगची को पंक कहकर किक मारा। जैंगची एक नियर बाय वॉल से टकरा गया और गिर गया जो काफी पेनफुल लगा। उसका बडी उसके पास गया देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और वो ठीक नहीं लग रहा था। जैंगची का बडी अपने दोस्त के लिए स्टैंड ले रहा था। वायलेंट थग से एग्रेसिव बिहेवियर के लिए येल कर रहा था। थग को स्पेशली लड़की के सामने जब लॉक बैक करते हैं ये पसंद नहीं आया और वो गुस्सा हो गया। उसने उस लड़के को कॉलर से उठाया और वो बास्टर्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। सिचुएशन एस्केलेट होती देख जैंगची ने अपनी बेस्ट ट्राई की और एडमिट किया कि वो एट फॉल्ट है और थग से रिक्वेस्ट किया कि उसके बडी को ना मारे। फॉर्चुनेटली एक केटीवी स्टाफ मेंबर वहां से गुजर रहा था जो स्टमक फ्लू से रिकवर कर रहा था और कोल्ड लग गया था, लेकिन कमोशन ने उसकी अटेंशन ग्रैब की। लगता था फाइट्स यहाँ कॉमन है क्योंकि ड्रंक पीपल अपने हाथ नहीं रोक सकते। स्टाफ ने इंटरवीन करने का डिसाइड लिया और दोनों पार्टीज को काम डाउन करने की कोशिश की। जब थग ने स्टाफ मेंबर को देखा वो ऑफेंड हो गया और स्टाफ को डिसरिस्पेक्ट समझा क्योंकि इवन के टीवी के ओनर भी उसके क्लोज को टच नहीं करते। हीरोइक स्टाफर अब थग के एंगर का टारगेट बन गया और साइलेंटली जैंगची और उसके बडी को जल्दी निकलने के लिए गेस्चर किया।
थग ने डिमांड किया कि बार बॉस तुरंत बाहर आए वरना वो प्लेस को शट डाउन कर देगा। मिस्टर स्टाफ ने समझाने की कोशिश की पर वो इनफेक्टिव लग रहा था। कॉलेज बॉयज भाग गए और रूम 3090 में वापस आए जैसे वाइल्ड एनिमल से चेज हो रहे हैं। उनकी बाकी फ्रेंड्स नेचुरली क्यूरियस थे कि क्या हो रहा है और वो क्यों इतने फ्रैंटिक रश में है। उन्होंने बेसिकली एक ड्रंक थग से बम किया जो उन्हें बैडली बीट करने की धमकी दे रहा था। वो लकी थे कि एक स्टाफ उनकी मदद करने के लिए आ गया था और भागने में वो सक्सेसफुल रहे। एक फ्रेंड ने बोला कि उन्हें फाइट पुट अप करनी चाहिए थी क्योंकि उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास कभी भी पीछे नहीं हट सकती। वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना चाहता था रिटेलिएशन के लिए, लेकिन जैंगजी ने इस आइडिया को रोक दिया क्योंकि टफ एक्ट करना और ट्रबल ढूंढना ग्रेजुएशन के 1 साल से कम टाइम में एक स्टूपिड मूव होता। उन्हें बस सिंगिंग, डांसिंग और सेलिब्रेटिंग करना चाहिए। लेकिन ट्रबल कंटिन्यू रहा ड्रंक थग और उसके ग्रुप के फॉर्म में जो उन्हें रूम 309 तक ढूंढ कर आए। लगता था कि उन्होंने सर्वर को बीट किया था रूम 3090 ढूंढने के लिए। वो लड़के हैरान थे जब अननोन टफ गाइज उनके रूम में चार्ज कर गए। ड्रंक थग ने सर्वर को रैग डॉल की तरह उछाल दिया और जैंगजी और उसके फ्रेंड्स को पॉइंट करते हुए बोला कि सबको पकड़ो। कॉलेज बॉयज ने फियर के साथ रेजिस्ट नहीं किया बल्कि सरेंडर कर दिया। टफ गाय ने तुरंत टॉन्ट किया, थग्स को चैलेंज दिया कि एक फोन कॉल करने दे। विस्की बोतल उठाकर ड्रंक थग ने टफ गाय को बात करने से रोका, पूरी बोतल को उसके हेड पे स्मैश कर दिया। टफ गाय चेन चोंग का ब्लड और विस्की मिक्स होते हुए फ्लोर पर गिर गया जो जैंगजी के लिए चिंता का रीजन बना। केटीवी के बाहर एक फैमिलियर कार एंट्री के पास आई। जैंग जियोयोंग अपनी कार से बाहर आया, एक स्माइल के साथ एक्साइटेड कि पुराने बडी से मिलने का सोचकर। उसने देखा कि जैंगजी का कॉलेज स्टूडेंट वर्जन का केटीवी कैसा लग रहा था। उसने प्रेमिसेस में एंटर किया। टॉप नॉच स्टाफ ने उसे गाइड किया। पहले अपोकलिप्स के टाइम पे भी जैंगजी वो टाइप का बंदा था जिसमें गाने का दिल था।